इनरोलमेंट एंड अपडेट हूँ UIDAI के हेडक्वार्टर में, और आप सबों को संबोधित करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली आधार के बारे में आप लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो मैं उन सब बातों को नहीं दोहराऊंगा जो आप करते आ रहे हैं। जो आधार इनरोलमेंट आप कर रहे हैं, आधार अपडेट कर रहे हैं, वो सब चीज़ें चलेंगी। उसके बारे में जो अदर एस्पेक्ट हैं, उसके बारे में जो एरर्स की बात है, वो श्रीनिवास जी हमारे सहयोगी हैं, वो आपसे करेंगे। आधार में जो कुछ हम लोग चेंजेज लाने जा रहे हैं या ला चुके हैं, या जो प्लान्ड हैं, उन सब के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो सिस्टम में आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं, और निकट भविष्य में ये सभी चीज़ें प्लान में आ जाएंगी। तो इन सब चीज़ों पे आधार अथॉरिटी जो है वो काम कर रही है। तो उन सब चीज़ों को बेसिकली आपको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अभी हमने इनमें से बहुत सारी चीज़ों को पब्लिक डोमेन में नहीं लाया है, फिर भी हम आपको अपना पार्टनर समझते हुए ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहले तो जानकारी देना चाहूँगा आधार सैचुरेशन के बारे में। CSC शुरू से ही आधार से जुड़ी रही है, और मेरा जहाँ तक अनुमान है लगभग 20 करोड़ आधार CSC ने शुरुआती दौर में बनाए थे, और अभी भी बीच में एक छोटा सा ब्रेक था, उसके बाद से काम करते जा रहे हैं। तो सभी रजिस्ट्रार और इन लोगों के सहयोग के कारण आप ये इंडिया का मैप देख रहे हैं, और आप देखें पूरा ग्रीन जो सेंटर पार्ट है पूरा ग्रीन हो चुका है। 27 राज्य हमारे ऐसे हैं जहाँ पे 90% से ज़्यादा सैचुरेशन हो चुकी है। सैचुरेशन की इन सब में जो जाहिर है आप सभी ऑपरेटर्स का सहयोग रहा है। और सैचुरेशन की जब हम बात करते हैं तो हम अपना प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन जो RGI बताता है, इनफैक्ट RGI की सेंसस 2011 में हुई थी, उसके बाद से 2021 की सेंसस की रिपोर्ट अभी नहीं आई है, कोरोना के कारण जो डिले है, बट उन्होंने एक प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन हमें बताया हुआ है। उस प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन से जब हम आधार की तुलना करते हैं, इसके साथ ही हम लाइव आधार और आधार जनरेटेड ये कॉन्सेप्ट होता है। आधार जो जनरेट होते आ रहे हैं हर साल, हमने ये अभी फ़िलहाल नहीं किया है कि हमने जो एक्चुअल डेथ रिकॉर्ड्स हैं उसको माइनस किया हो, बट हर साल की जो RGI की प्रोजेक्टेड डेथ रेट है अराउंड 7.2 पर 1000, उसके हिसाब से हम हर साल काउंटिंग में के पर्पज़ से आधार को थोड़ा कम करके, और हमने एक लाइव आधार बोला हुआ है। सो आज 135 करोड़ आधार में लगभग 129 करोड़ लाइव आधार हैं, और जो RGI की प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन है उससे जब हम तुलना करते हैं तो हम ये सैचुरेशन बताते हैं। सिर्फ कुछ राज्य हैं जहाँ पे सैचुरेशन कम है, जिसको हम बोलते हैं कि 90 से कम है। बिहार, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर, अरुणाचल, असम और मणिपुर, ये राज्य वैसे हैं जहाँ पे 80 से 90% की सैचुरेशन है। और सिर्फ 3 राज्य या UT हैं जो 60 से 80% वाले ब्रैकेट में हैं। कुछ इशूज़ हैं, लोकल इशूज़ हैं, उन सब के कारण है, लेकिन यहाँ पे भी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। ओवरऑल पैन इंडिया अगर बोले तो एडल्ट पॉपुलेशन हमारा 100% कवर हो चुका है। जो RGI की पॉपुलेशन फिगर है उससे 100% हम आधार बना चुके हैं। ये भी मैं लाइव आधार की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस आधार की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल सैचुरेशन अराउंड 94% है अगर इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। जो हमारा जैसा CEO सर ने भी बताया कि 0 to 5 एज ग्रुप में हमारा सैचुरेशन सिर्फ 34% है। और ये चूँकि नए बर्थ एवरी ईयर होते हैं तो एवरी ईयर ये शॉर्टफॉल यहाँ पे बना रहता है, और ज़्यादा अब अगर नए आधार की बात है तो काम करने की ज़रूरत 0 to 5 एज ग्रुप में ही है। फिलहाल हम लोग लगभग 4 करोड़ नए आधार बना रहे हैं, आगे की डाटा मैं दिखाऊंगा, और 16 करोड़ अपडेट कर रहे हैं। मोबाइल की सैचुरेशन आधार में एक बहुत प्राइम रिक्वायरमेंट होती है, और मोबाइल अब ऐसा हो गया है कि वो गांव-गांव में, शहर-शहर में हर व्यक्ति के पास पहुंचने लगा है। हमारे 95 करोड़ आधार में मोबाइल शामिल है। अभी भी लगभग 40 करोड़ आधार में हमें मोबाइल जोड़ने की ज़रूरत है। एक और है जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की बात है, वो अभी लगभग 5 करोड़ पर ईयर हो रहे हैं। इसके बारे में भी आगे छोटी सी जानकारी दूंगा आपको। ये हमारा कंपैरिजन है ईयर वाइज इनरोलमेंट एंड अपडेट का। तो जैसा कि आप जानते हैं 2010 में पहला आधार इशू हुआ था, और 2011-12 से ये फुल फ्लेज्ड पूरी स्पीड से चल पड़ा, और आने वाले 5 साल में यानी 2015-16 तक, 2016 की अप्रैल, आई थिंक 3 अप्रैल थी, जिस दिन हम लोगों ने अनाउंस किया कि हमने 1 बिलियन आधार, 100 करोड़ आधार बना दिए हैं। उसके बाद से इनफैक्ट एक विज्ञान भवन नहीं, मैं एक और लोकेशन थी, मैं भूल रहा हूँ, वहाँ पे मंत्री महोदय ने ये अनाउंसमेंट करी थी कि आज हम लोगों ने 100 करोड़ आधार बना लिया है। उसके बाद से नए आधार बनने की गति कम हुई, जाहिर है पॉपुलेशन हम कवर करते जा रहे थे। और फिलहाल जो पिछले 2 साल में आप डाटा देख रहे हैं कि थोड़ा ज़्यादा है। 18-19 और 19-20 में लगभग 2-2.5 करोड़ के बीच में एवरेज था। 20-21 और 21-22 में जो नंबर्स हैं वो 22-23 में भी हैं। ये बेसिकली असम और मेघालय स्टेट, यहाँ पे आधार बनाने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी, कुछ इशू थे लोकल NRC वगैरह के। तो 2020-21 में इस काम को वहाँ पे भी लागू किया गया। तो 20-21, 21-22 और इस साल भी वहाँ काफ़ी ज़ोर शोर से काम चला। और जैसा कि आपको मैं बता चुका हूँ पिछली स्लाइड में, सॉरी
पिछली स्लाइड में कि आसाम की सैचुरेशन जो है वो 80 to 90 में आ चुकी है और मेघालय अभी 60 to 80 में है। तो इस तरह से आगे चल के नए आधार का काम और भी थोड़ा कम ही होगा, क्योंकि सिर्फ 0 to 5 की पॉपुलेशन को कम करेंगे, लेकिन अपडेट का काम लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 2017-18 से 20-21 तक आप देखें तो फ्लैट 9 करोड़ के आसपास अपडेट था, लेकिन 21-22 में ये 16 करोड़ हुआ। इस साल भी जो डाटा है वो उम्मीद है कि ये 16 करोड़ के आसपास रहेगा और आगे और बढ़ने के चांसेस हैं। अगला एक नया काम आधार के पास आधार होल्डर्स के लिए हम लोगों ने शुरू किया है, जिसको डॉक्यूमेंट अपडेट बोलते हैं। इसके बारे में विशेष चर्चा हमारे अगले अतिथि श्री संजय रौतेला जी करेंगे, विस्तार से करेंगे। यहाँ पे मैं बेसिकली इसको शॉर्ट में ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपने पिछली स्लाइड में देखा कि जो अपडेट हुए हैं लगभग 60 करोड़ अपडेट हुए हैं, जबकि आधार 135 करोड़ बना है। तो अगर हम ये भी मान लें कि एक आधार में एक ही अपडेट हुए हैं, तो भी 75 करोड़ आधार ऐसे हैं जिनमें कोई अपडेट नहीं हुआ है। और जाहिर है कि बहुत सारे हमारी जनसंख्या है जो गाँव में रहती है, तो वहाँ पे कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है। उनका जो एक एड्रेस है वो परमानेंट एड्रेस होता है और उसमें कोई चेंज नहीं होता है। नाम, उम्र, जेंडर और एड्रेस, यही 4 चीज़ें हम लेते हैं। अगर इन 4 में कोई चेंज नहीं है तो कोई अपडेट की ज़रूरत नहीं है उनको। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि जिन लोगों के आधार 10 साल से ज़्यादा पुराने हो गए हैं, वो कम से कम एक बार, अगर उनके एड्रेस या डेमोग्राफिक्स में कोई चेंज नहीं हुआ है, फिर भी वो एक अपडेट हमारे साथ करें और अपनी रिसेंट प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट जमा करें, ताकि उनके आधार को हम रीवैलिडेट कर सकें, उनके आधार को हम दोबारा से ये जान सकें कि हाँ वो आधार बनवाए थे और स्टिल वो सिस्टम में हैं और उनकी ये नई डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। तो जैसा कि आप देखेंगे, अब 10 साल पुराने आधार को अपडेट करने की बात है, तो 2011-12 के जो 15 करोड़ आधार हैं उनके लिए ये टाइम पूरा हो चुका है। 2012-13 में फिर से 15 करोड़ आधार बने थे, तो हम लोग अभी नवंबर में हैं और दिसंबर अगले 4 महीने में ये 15 करोड़ आधार भी ड्यू हो जाएंगे अपडेट करने के लिए। और उसके आने वाले 1 साल और में लगभग 30 करोड़ आधार बने थे। सो आने वाले 16 महीने में लगभग 60 करोड़ आधार हैं जो इस प्रक्रिया के लिए एलिजिबल हो जाएंगे कि उनका डॉक्यूमेंट एक बार अपडेट किया जा सके। ये पूरे आधार इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि हमें लगभग अगले आने वाले 16 महीने में 60 करोड़ आधार अपडेट करने हैं। इसके लिए बड़े पैमाने पे हम मीडिया कैंपेन कर रहे हैं। आप लोगों को भी आज कुछ पैम्पलेट दिया गया होगा। तो जिनके आधार में कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं भी है, तो भी उन्हें एक डॉक्यूमेंट हमारे पास सबमिट करना है। चलिए, इसकी जानकारी हमारे सहयोगी बताएंगे आपको। इस पर मैं और ज़्यादा विशेष अभी नहीं बताता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। अगली प्रक्रिया है चाइल्ड इनरोलमेंट की प्रक्रिया। बच्चों के जो हम इनरोलमेंट करते हैं, तो 0 to 5 के बच्चों के हम फिंगरप्रिंट कैप्चर नहीं करते हैं। उस समय हम सिर्फ उनके फ़ोटोग्राफ लेते हैं, उनके माता पिता में से किसी एक का आधार लेते हैं और उनकी ऑथेंटिकेशन करते हैं, मतलब उनकी फिंगरप्रिंट माता पिता की लेते हैं। तो इस प्रक्रिया में थोड़ा और सुधार किया जा रहा है, जो हमें इस बात के लिए करेगा कि हम चूँकि हमारी जो यूएसपी है, जो हमारा प्रोटोकॉल है कि हम बायोमेट्रिक्स के बेसिस पे, फिंगरप्रिंट और आइरिस के बेसिस पे ये निर्धारित करते हैं कि एक व्यक्ति को 2 आधार ना मिल सके। लेकिन 0 to 5 एज ग्रुप के बच्चों में क्या होता है कि उनकी बायोमेट्रिक्स तो हमने ली नहीं, तो उनका जो डेमोग्राफिक इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हम डीडुप्लीकेशन करते हैं। लेकिन उस प्रक्रिया में हम देख रहे हैं कि कई बार एक बच्चे के 2 आधार बन जाते हैं, क्योंकि वो कई बार बच्चे का जो इनरोलमेंट करने जाते हैं तो नाम बदल के, कभी बच्चे का नाम तो बचपन में ऐसे ही चेंज होता रहता है, तो जब स्कूल जाते हैं तो नाम एक तरह से फिक्स हो पाती है। तो उस प्रक्रिया को ज़्यादा ऑथेंटिक बनाने के लिए हम लोग ये करने जा रहे हैं कि हम दोनों माता पिता दोनों के आधार नंबर उसमें लेंगे, जिससे हमको डीडुप्लीकेशन जब हम करें तो उस माता पिता के डिफरेंट जो उन माता पिता को हेड करते हुए जो आधार बने होंगे उनको कैप्चर करके हम डीडुप्लीकेशन कर सकें, ताकि एक बच्चे को डुप्लीकेट आधार इशू ना हो। इसमें बहुत सारे ऑप्शन रखे जाएंगे, जहां अगर एक ही माता पिता में से एक अवेलेबल है, दूसरा नहीं है या ऑर्फन है, इस तरह की एक्सेप्शन पॉलिसी रहेगी वहाँ पे। बट ये बेसिकली एक प्रक्रिया हम लाने जा रहे हैं। दूसरा कि RGI जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, उन्होंने बर्थ रजिस्ट्रेशन के लिए भी काफ़ी मेहनत करी हुई है। तो हम लोग ये प्रपोज करने जा रहे हैं कि आगे के आधार में जो बच्चों का आधार बनेगा, तो प्राइमरी डॉक्यूमेंट सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होगा। बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा दूसरे डॉक्यूमेंट को हम लोग एक्सेप्शन में ही स्वीकार करेंगे, अदरवाइज स्वीकार नहीं करेंगे। तो इस पर भी काम चल रहा है। आने वाले कुछ महीनों में ये प्रक्रिया पूरी तरह से सिस्टम में आ जाएगी। हमें जो अपना क्लाइंट है उसको अपडेट करना है, अपग्रेड करना है, उस प्रक्रिया में है। तो ये आप लोगों के लिए जानकारी है कि फ्यूचर में जब आप बच्चों का इनरोलमेंट करेंगे तो दोनों माता पिता के दोनों का आधार लेना होगा और बर्थ सर्टिफिकेट लगाना होगा। साथ ही आधार लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन, ये एक प्रक्रिया है जिसमें हम RGI जो बर्थ रजिस्ट्रेशन करती है उसका डाटा सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली API के माध्यम से हम लेते हैं और जो बर्थ सर्टिफिकेट में डाटा है उसी डाटा के आधार पे आधार बनाया जाता है। तो इस प्रक्रिया में RGI का सहयोग चल रहा है और लगभग
17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में हमने इस प्रक्रिया को रोल आउट कर लिया है। बाकी जगह पे काम चल रहा है, हमें ये 36 स्टेट तक, यूटी तक पहुंचना है। तो इस प्रक्रिया के होने के बाद मतलब ऑनलाइन तरीके से आधार, बच्चों के आधार 0 to 5 एज ग्रुप के आधार को हम बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। हो सकता है कई स्टेट में, खास करके हरियाणा वगैरह में शायद CSC भी हरियाणा गवर्नमेंट के साथ शायद टाइड अप है, तो इस प्रक्रिया को आप लोग जानते होंगे जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। हमने कई राज्यों के हेल्थ मिनिस्ट्री को भी अप्रोच किया है कि वो भी अपने सिस्टम को इन बच्चों के इनरोलमेंट के लिए लगाएं, और ये सिस्टम ALBR जो आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन है उससे जब लिंक हो जाएगा तो डाटा कैप्चर RGI की सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट होगा। अगली प्रक्रिया जो है बच्चों के मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट की है। तो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट जो हमारा रेगुलेशन आधार का है वो बोलता है कि बच्चों को 5 से, जब वो उनकी उम्र 5 साल की हो जाती है तो अगले 2 साल के अंदर, 5 से 7 साल के बीच में, और पुनः 15 से, जब उनकी उम्र 15 साल की हो जाती है तो अगले 2 साल के अंदर 15 से 17 के बीच में उन्हें एक बार अपना बायोमेट्रिक अपडेट कराना है। 5 से 7 साल वाले एज ग्रुप के लिए तो ये ज़रूरी है क्योंकि उनकी बायोमेट्रिक हमारे पास है ही नहीं, तो ये तो करना बहुत ही ज़रूरी है। और 15 से 17 में भी, चूँकि अब मान लीजिए 5 साल के बच्चे ने कराया तो उसकी जो फोटोग्राफ आधार पे होगी, जो उसकी फिंगरप्रिंट, फिंगर की साइज़ होगी वो काफ़ी छोटी होगी, तो इसलिए वो 15 के एज में एक बार अपडेट कराना ज़रूरी है ताकि उसकी फ़ोटो अपडेट हो जाए, जो नया आधार उसके पास आए। आधार नंबर तो वही रहेगा, ये तो आप जानते हैं, लेकिन उसको एक नए, जिससे उस आइडेंटिटी से उसको पहचान उसको मिल सके। तो ये अभी तक हमने काफ़ी इस पर कैंपेन भी किया और लोगों को किया कि भाई आप आधार मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे लोगों ने अभी करवाया नहीं है। तो एक चेंज हम लोग अपनी पॉलिसी में लाने जा रहे हैं जो कि 1 जनवरी से लागू होगा। इसमें है कि जो UIDAI ने 2 साल की परमिशन दी है कि 2 साल के अंदर आप अपडेट करा लें, अगर उस पीरियड में आप अपडेट कराते हैं तब तो वो पैसे UIDAI आपको लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, UIDAI संबंधित रजिस्ट्रार को पैसे देगी। लेकिन अगर आप 7 साल और 17 साल से ऊपर के हो जाते हैं तो आपने वो अपना जो सिस्टम आपको UIDAI ने प्रोवाइड किया था वो आप उसको यूज़ नहीं कर पाए, तो उसके बाद वो चार्जेज आपको खुद बियर करने पड़ेंगे। संभव है इसके कारण लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी, और ये पिछले लगभग 7-8 महीने से हम लोग इस पे मैसेजिंग कर रहे हैं लोगों को कि आप अपडेट अपने करा लें। आगे ये लगभग 1 जनवरी से हमारा प्लान है कि ये सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद से मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट बिल्कुल एज फिक्स हो जाएगा कि 5 से 7 और 15 से 17 में ही UIDAI चार्जेस बियर करेगी। उसके बाद आपको जो कंसर्न रेजिडेंट होंगे उनसे पैसे लेने होंगे। अगली प्रक्रिया जो है वो एडल्ट इनरोलमेंट, जैसा हमने बोला कि ये लगभग 100% हो चुका है पूरे इंडिया में, और इस पर बहुत सारे कॉर्नर से हमें आ रही थी कि आप अब थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे करके एडल्ट की इनरोलमेंट करें। तो इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं हुई डिफरेंट लेवल पे, जैसा कि CO सर ने भी आपको ब्रीफ किया होगा। तो इस एडल्ट इनरोलमेंट को हम लोग कुछ सेलेक्टेड सेंटर पे डेजिग्नेट करने जा रहे हैं, जो सेंटर बहुत ही कम होंगे। हर एक ब्लॉक या तहसील में एक सेंटर होगा और एक सेंटर डिस्ट्रिक्ट में होगा। लेकिन मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि इस कारण से आप लोगों को कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमने 2022-23 का डाटा एनालिसिस किया है, लगभग 6 महीने का डाटा जो अप्रैल से सितंबर तक का है। इस पीरियड में लगभग 10 करोड़ ट्रांजैक्शन हुए हैं, और जिसमें से सिर्फ 20 लाख एडल्ट के इनरोलमेंट हुए हैं, जो कि लगभग 2% से भी थोड़ा कम है, 2% मान लेते हैं। 98% ट्रांजैक्शन जो है वो इस रेस्ट्रिक्शन में कवर नहीं होता है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट अपडेट है वो एक अपने आप में, मैंने बताया कि 60 करोड़ आधार अगले 16 महीने में अपडेट करने हैं, वो भी इस रेस्ट्रिक्शन में कवर नहीं होता है। तो मेरा ये कहना है कि इसके लिए इस 2% काम को अगर हम रेस्ट्रिक्ट भी करेंगे तो इससे आप लोगों के वर्कलोड पे कोई कमी नहीं होने वाली है। वर्कलोड पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ने ही वाला है। तो ये UIDAI की एक डिसीजन है कि हम बहुत ही सिलेक्टिव वे में इनरोलमेंट करें, ताकि जो व्यक्ति अभी मतलब ये तो आश्चर्य की बात है कि भाई पिछले 10 साल से आपने आधार क्यों नहीं बनवाए, तो उनके लिए हमें बहुत तरह की जांच करके उनको अब आधार देने की ज़रूरत है। तो इसमें आप लोगों का सहयोग होगा और आप लोगों को इससे वर्कलोड पे कोई कमी नहीं होगा, ये मैं आश्वस्त करना चाहूँगा। आधार चार्जेस के बारे में फर्स्ट सेशन में हमारे DDGRO दिल्ली महोदय ने बताया था कि डिस्प्ले होना चाहिए रेट चार्ट जो है। हमने नया रेट चार्ट भी फिर से इशू कर दिया है, जिसमें डॉक्यूमेंट अपडेट के जो चार्जेज हैं वो भी ऐड कर दिए गए हैं। तो आप लोग भी रेट चार्ट जो है नया ज़रूर अपने सेंटर पे लगाएं, और ये सारे चार्जेज जो हैं डिस्प्ले करें, ताकि जनता को किसी तरह की दुविधा ना हो कि भाई इस चार्ज के हमें पैसे देने हैं या नहीं देने हैं। क्योंकि कई बार लोग गलत इसमें, आपको पता होगा कि हम लोग इसके बारे में सर्वे करते हैं। कोई भी कंप्लेंट्स हमारे पास आती है ओवर चार्जिंग की तो हम एक सर्वे करते हैं। उसके बारे में भी आपको बता दूं कि सर्वे ऐसा नहीं होता है कि एक आदमी ने, किसी ने बोल दिया तो हम उसको सही मान लेते हैं। एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हैं। मिनिमम 10 लोगों से हमें पूछना है,
और 10 लोगों ने बात करने के बाद अगर 5 या 5 से ज़्यादा लोगों ने बोला कि नहीं हमसे ज़्यादा पैसे लिए गए हैं, तभी जाके हम उस सर्वे को मानते हैं, नहीं तो उसको हम नहीं मानते हैं। और 1-2 लोगों के बोलने से कोई फ़र्क नहीं होता है, हम उनको ये रिलीज़ कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों को रेट चार्ट लगा के रखना चाहिए ताकि जनता को दुविधा ना हो और सही पैसे वो पे करें आपकी सर्विस लेने के लिए। अगली जानकारी है रिवाइज लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। जैसा कि आप जानते हैं, आप पिछले 10 साल से हमारा एक फिक्स पैटर्न था, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप एंड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ये 4 डॉक्यूमेंट हम बनाते थे और ये 4 डॉक्यूमेंट चाहे आप न्यू एनरोलमेंट करें या अपडेट करें, सब में कॉमन होता था। तो अभी तक जो जानकारी है कि वो एक ही डॉक्यूमेंट है, आप उससे एनरोलमेंट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। लेकिन हम इस प्रक्रिया में फिर से चेंज लाने वाले हैं। आने वाले, हो सकता है आने वाले नए साल में ये आपको देखने को मिले कि अब 3 तरह के डॉक्यूमेंट होंगे। पहला होगा जो चाइल्ड 0 to 5 न्यू एनरोलमेंट, इसमें सिर्फ और सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट होगा और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन डॉक्यूमेंट होंगे जिनके पास किसी तरह से ये बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। और बाकी न्यू एनरोलमेंट जो 5 से 18 एज ग्रुप या एडल्ट के लिए होगा, उसमें बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड टाइप के डॉक्यूमेंट होंगे, वो डिफाइन किए जाएंगे। और बाकी सारे जो डॉक्यूमेंट आप आज की डेट में देख रहे हैं वो अपडेट के लिए वैलिड रहेंगे विद सर्टेन चेंजेज व्हाट्सोएवर वो हैपन हो रहे हैं। तो बेसिकली अब डॉक्यूमेंट जो अभी एक ही टाइप का होता था, वो डॉक्यूमेंट अब आने वाले समय में 3 टाइप के हो जाएंगे। इसके साथ ही जब ये चेंजेज होंगे तो हम इनरोलमेंट की फॉर्म भी चेंज करेंगे। बच्चों के इनरोलमेंट की फॉर्म अलग होगी, एडल्ट के इनरोलमेंट और अपडेट की फॉर्म अलग होगी। तो ये चेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। सो नया डॉक्यूमेंट सेट मिलेगा आपको और नए इनरोलमेंट फॉर्म मिलेंगे। एक और नई चीज़ जो आने वाली है, ये भी नए साल के अंदर ज़रूर आ जाएगी। इस पर हो सकता है पायलट हमारा दिसंबर में स्टार्ट हो जाए। अभी एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट इशू होता है। स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट की एक पेपर डॉक्यूमेंट है और उस पर डाटा भरा जाता है, रेजिडेंट की फ़ोटो लगाई जाती है। आप लोग काफ़ी संख्या में इस स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट को यूज़ कर रहे होंगे और वो किसी डेजिग्नेटेड ऑफिसर द्वारा स्टैम्प्ड एंड साइन होता है। इसको हम लोग सीडैक के माध्यम से एक ई साइन सर्टिफिकेट क्रिएट करने जा रहे हैं। इसमें जाहिर है कि रेजिडेंट आपकी भी हेल्प लेंगे। उनका हर एक रेजिडेंट पहले एक सर्टिफिकेट क्रिएट करेगा जिसमें वो अपने नाम, एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें भरेगा। इसमें फ़ायदा ऑपरेटर के लिए ये होने वाला है कि प्रेजेंट सिनेरियो में जो सर्टिफिकेट होता है वो हाथ से भरा होता है, तो कहीं भी कोई करेक्शन होने से फिर वो एक डूबियस डॉक्यूमेंट में आता है, रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिकली टाइप्ड होंगी और उसके बाद वो जो ऑफिसर, डेजिग्नेटेड ऑफिसर हैं जो इसको इशू करेंगे, उनके पास जाएगा। डिजिटली वो लॉगिन करके इसको एक्सेस करेंगे, वहाँ पे इसको आधार ई साइन से वो इसको साइन करेंगे एंड देन वो डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली भी अवेलेबल होगा UIDAI की डाटाबेस में, और वो प्रिंट भी ले सकते हैं जो रेजिडेंट होंगे। वो प्रिंट की कॉपी लेकर आपके पास आएंगे। आप जब इनरोलमेंट करेंगे तो बैकएंड, पहला तो कोई उसमें एरर नहीं होगा और बैकएंड पे हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि वो कौन से ऑफिसर ने इशू किया है। तो उसमें भी जो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं कि किसी के स्टैंप साइन करके लोग ले आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई होना ईजी हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से भी होने से आप ऑपरेटर्स को काफ़ी सुविधा होगी। आपके एरर काउंट में हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी इससे कमी आएगी। ऑलरेडी हमारा ये फाइनल स्टेज में है और पायलट हम दिसंबर में शुरू करने वाले हैं। तो जैसे ये और जो प्रक्रिया है जिसके बारे में भी बात की गई है, हमने पिछले 3 महीने का एवरेज ट्रांजैक्शन कैलकुलेट किया है। तो हमारे CSC के जो ASK हैं उनकी पर स्टेशन जो ट्रांजैक्शन पर मंथ है वो लगभग 300 है। यानी कि अगर मैं 25 दिन से डिवाइड करूँ, 25 वर्किंग डे से, या 30 दिन से भी डिवाइड करूँ तो 10 पर डे पर स्टेशन आता है। और CSC BCs के जो ट्रांजैक्शन हैं वो काफ़ी कम है, लगभग 100 ट्रांजैक्शन एक महीने का। 25 वर्किंग डे का मतलब 4 ट्रांजैक्शन, या 30 वर्किंग डे अगर आप 30 दिन काम करते हैं मतलब 3 से 4 ट्रांजैक्शन। तो ये ट्रांजैक्शन इस बात की ओर इशारा करते हैं कि नंबर्स हमारे एक्टिव स्टेशन के बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग डॉक्यूमेंट प्रोजेक्ट आने से जो एडिशनल वर्कलोड आया है, आप अपने ट्रांजैक्शन बढ़ा सकेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस काम को आगे बढ़ा सकेंगे। तो ये चीज़ ऐसी है कि हम दोनों बात कैसे जस्टिफाई करें। एक तरफ हम बोलते हैं कि हमें नंबर्स सेंटर बढ़ाने हैं और दूसरी तरफ जो सेंटर है वहाँ से आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इन चीज़ों के बीच में एक सामंजस्य, बैलेंस रखना है सो दैट जितने सेंटर चले वो टोटली लोडेड हों और लोगों को पूरी सुविधा दे सकें। ये सिर्फ हमने सिस्टम आधार बनाने के काम में जुड़ गए हैं, लेकिन हम नंबर्स नहीं कर पा रहे हैं। इसकी जो भी रीज़न हो, तो ये जस्टिफाई नहीं करता है कि हम अपने सेंटर की संख्या बढ़ाएं। तो इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तरफ लोग लंबी लंबी क्यू लगा के रहते हैं कि भाई हमें आधार के काम में दिक्कत हो रही है, देरी हो रही है, और दूसरी तरफ जो हमारे सेंटर हैं उनकी एवरेज काफ़ी कम है। तो इस पर भी आप लोग ज़रूर ध्यान देंगे। ये रिजेक्शन की पैरामीटर्स जिसके बारे में भी हमारे DDG महोदय ने बताया था, और इसकी डिटेल प्रेजेंटेशन हमारे श्रीनिवास जी आपको अगली स्लाइड में देंगे। बट ओवरऑल रिजेक्शन जो है वो आप CSC एज ए रजिस्ट्रार, इसमें CSC ASK एंड CSC BCs दोनों शामिल हैं।
अराउंड 11.5% है, और इसमें से 8.76% सिर्फ उस कैटेगरी में आते हैं कि डॉक्यूमेंट नॉट एज पर अप्रूव्ड लिस्ट। तो इस पर भी आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कि जो डॉक्यूमेंट लिस्टेड डॉक्यूमेंट ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको एनरोलमेंट या अपडेट करते समय मिलता है, वो डॉक्यूमेंट वैसा ही जमा होना चाहिए, कोई भी और डॉक्यूमेंट जमा नहीं होना चाहिए। ओके, सो मेरा ब्रीफ इतना ही था। मैं पुरानी चीज़ें नहीं बताया हूँ, सिर्फ नई चीज़ें बताया हूँ जो आने वाले दिनों में आपके सामने होंगी अगले 1-2 महीने के अंदर। थैंक यू।